हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम डेवलपमेंट इन ब्रांकियोस्टोमा पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने क्लीवेज के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। ओके, तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जब ब्लास्टुला के ऊपर एक लेयर सेल की चढ़ती है और ब्लास्टुला फर्दर चला जाता है एक कैविटी के फॉर्म में, वो होता है फॉर्म बेसिकली गैस्ट्रुलेशन का। जब ब्लास्टुला पे एक कैविटी चढ़ जाती है सेल्स की एक लेयर ब्लास्टुला को घेर लेती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में, वो होता है बेसिकली गैस्ट्रुलेशन। ब्रांकियोस्टोमा के केस में अगर गैस्ट्रुलेशन की बात करें तो जो आर्केंटेरॉन का फॉर्मेशन होता है, मतलब जो गैस्ट्रुलेशन का या गैस्ट्रुला जो बनता है उसके अंदर की जो कैविटी होती है दैट इज़ आर्केंटेरॉन, उसका जो फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है कि जब ब्लास्टुला प्रेजेंट है उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो इन्वेजिनेट करना स्टार्ट होते हैं, मतलब वो सेल जो है फर्दर अपने आप को इनफोल्ड करना स्टार्ट करते हैं ताकि एक कैविटी बना सके और वो कैविटी फर्दर कहलाती है आर्केंटेरॉन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट्स विथ इन्वेजिनेशन, स्टार्ट्स विथ इन्वेजिनेशन ऑफ द लेयर सेल्स या इन्वेजिनेशन ऑफ द लार्जर सेल्स। इन्वेजिनेशन ऑफ लार्जर सेल्स, और ये लार्जर सेल्स का जो इन्वेजिनेशन होता है उसके कारण क्या होता है, मतलब इन्वेजिनेशन करना मतलब अंदर की तरफ अपने आप को फोल्ड करना। तो इन्वेजिनेशन जो होता है लार्जर बड़े सेल्स का, जो अपन ब्लास्टुला स्टेज में जो सेल्स थे उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका जब इन्वेजिनेशन होता है, इनफोल्डिंग्स होती है, अपने आप को फोल्ड करते हो तो कैविटी का निर्माण करते हैं। सो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट्स विद द इन्वेजिनेशन ऑफ लार्जर सेल्स टू फॉर्म आर्केंटेरॉन। ठीक है, टू फॉर्म आर्केंटेरॉन। टू फॉर्म आर्केंटेरॉन मतलब यहाँ गैस्ट्रुला की कैविटी की बात हो रही है। तो आपको ब्लास्टुला याद होगा, जो क्लीवेज के सेल जो डिवाइड कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जब 100 से ज़्यादा सेल हो जाते हैं, बेसिकली 6th क्लीवेज के बाद जब 100 से ज़्यादा सेल हो जाते हैं फिर वो ब्लास्टुला का फॉर्म ले लेते हैं। ब्लास्टुला के जो सेल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कैसे, एक माइक्रोमियर छोटे सेल्स, एक मैक्रोमियर्स बड़े वाले सेल्स। ठीक है, तो माइक्रोमियर और मैक्रोमियर सेल्स में डिवाइडेड है। वहाँ पे जो लार्ज सेल्स हैं उनका इन्वेजिनेशन होगा, मतलब जो बड़े वाले सेल्स हैं वो अंदर की तरफ जाएंगे, एक तरह से इनफोल्ड होंगे। ठीक है, इनफोल्ड होंगे, अंदर की तरफ फोल्ड होंगे। तो एक चीज़ को इनफोल्ड होगा, अगर कोई राउंड चीज़ है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो तो एक कैविटी बनेगी, एक गड्ढा बन जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा। वो जो स्पेस होगा वो यहाँ पे आर्केंटेरॉन कहलाएगा। ठीक है, गैस्ट्रुला का कैविटी आर्केंटेरॉन कहलाएगा। उसके आगे अपन देखते हैं कि गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब उसके आगे अपन अगर देखें तो गैस्ट्रुलेशन में जो माइटोटिक एक्टिविटी है वो चलती रहेगी एक्टो और मेसोडर्मल सेल्स में। ठीक है, मतलब अभी तक यहाँ पे वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म नहीं है, पर वो बनने वाले हैं, उनके सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उनके सेल्स जो हैं उनमें माइटोटिक एक्टिविटी होती रहेगी, मतलब वो सेल्स जो है वो डिवाइड होते रहेंगे ताकि आगे जाके फर्दर एक्टोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन किया जा सके। ठीक है, तो माइटोटिक एक्टिविटी किस में रहेगी, एक्टो और मेसोडर्मल सेल्स में इंक्रीज होती रहेगी, पर जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उसमें जो माइटोटिक एक्टिविटी है वो नहीं हो रही होगी, उस समय इनएक्टिव रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लो कि माइटोटिक एक्टिविटी ये किस में रहेगी, एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल सेल्स में बढ़ती रहेगी। इंक्रीजेज इन एक्टो एंड मेसोडर्मल सेल्स। एक्टोडर्मल मतलब एक्टोडर्म का जो फॉर्मेशन करेंगे सेल्स बाहरी लेयर का, मेसोडर्मल जो मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे सेल्स, वो उन सेल्स की जो माइटोटिक डिवीज़न है वो होता रहेगा, मतलब सेल डिवाइड होते रहेंगे। पर माइटोटिक एक्टिविटी की अगर अपन बात करें
एंडोडर्मल सेल्स की, एक्टो और मेजो हो गया, एंडोडर्मल सेल्स की, तो वो रिमेन स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। रिमेन इनएक्टिव इन एंडोडर्मल सेल्स। यहाँ पे क्या हुआ, मेजोडर्मल और एक्टोडर्मल सेल्स थे उसमें माइटोसिस हो रहा था, पर जो एंडोडर्मल सेल्स है वहाँ पे माइटोसिस एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। ये समझ में आ गया कहाँ माइटोसिस हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर अपन देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लास्टोपोर जो है वो एनस में कन्वर्ट होगा। ब्लास्टोपोर, ब्लास्टुला में एक पोर प्रेजेंट होता है, वो अपन ब्लास्टोपोर कहते हैं। वो जो ब्लास्टोपोर होगा वो एग्जिस्ट करेगा ब्लास्टोपोर इज परसिस्टेंट, और परसिस्टेंट होने का मतलब है यहाँ पे कि वो शुरू से है और आगे चल के भी रहेगा। तो ब्लास्टोपोर हो सकता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो, ये डेवलप हो रहा है तो ये डेवलपमेंट के दौरान भी प्रेजेंट रहेगा। तो ब्लास्टोपोर इज परसिस्टेंट एंड ब्लास्टोपोर परसिस्टेंट रहेगा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एनस, एंड यही ब्लास्टोपोर जो है वो एनस का फॉर्मेशन करेगा आगे जाके, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एनस। किसका फॉर्मेशन करेगा, एनस का फॉर्मेशन करेगा। कौन, ब्लास्टोपोर। ठीक है, तो ब्लास्टोपोर ही जाके आगे एनस का फॉर्मेशन करेगा। उसके आगे अपन देखते हैं जो गैस्ट्रुला के सेल्स हैं या गैस्ट्रुला फेज है वो सीलिया से कवर रहता है। ठीक है, तो गैस्ट्रुला बिकम्स कवर्ड विथ सीलिया। ओके, कवर्ड विथ सीलिया या लार्ज सीलियाज या लार्ज सीलियरी सेल्स आप लिख सकते हो, जिसके कारण एम्ब्रायो का रोटेशन होता है। ये जो गैस्ट्रुला है ये सीलिया से कवर्ड रहता है, जिसके कारण जो एम्ब्रायो है या डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसमें रोटेशन होता है, विच हेल्प इन रोटेशन ऑफ एम्ब्रायो, रोटेशन ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है, विच हेल्प इन रोटेशन ऑफ एम्ब्रायो। तो ये जो गैस्ट्रुला के पास सीलिया प्रेजेंट होंगे वो एम्ब्रायो के रोटेशन में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि जो आर्केंटेरॉन बनता है सेल्स की इन्वेजिनेशन से, जो आर्केंटेरॉन बनता है वो आर्केंटेरॉन उस इन्वेजिनेशन के दौरान जो ब्लास्टोसिल रहेगा वो डिसअपियर हो जाएगा। जो ब्लास्टोसिल रहेगा वो डिसअपियर हो जाएगा। मतलब एक चीज़ और बताई थी पिछले वीडियो में जब हम क्लीवेज पढ़ रहे थे कि क्लीवेज जब होता है तो ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टुला के अंदर की जो कैविटी होती है वो ब्लास्टोसील कहलाती है। अब वहाँ पे ब्लास्टोसील प्रेजेंट है, पर जो इन्वेजिनेशन हो रहा है उस कारण से ब्लास्टोसील का एरिया भी तो कम होता जा रहा है, क्योंकि ब्लास्टोसील तो पहले से वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन्वेजिनेशन के कारण ब्लास्टोसील जो है वो क्या हो रहा है, ब्लास्टोसील का एरिया जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, ब्लास्टोसील यहाँ से गायब होता जा रहा है। तो वही यहाँ पे लिख रखा है कि जो इन्वेजिनेशन होता है आर्केंटेरॉन में या आर्केंटेरॉन का जो फॉर्मेशन होता है उस कारण से जो ओरिजिनल ब्लास्टोसील प्रेजेंट था, पहले से वहाँ पे जो प्रेजेंट था वो रिमूव हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और जो गैस्ट्रुला है वो डबल वॉल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक्टो और मेसोडर्मल सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट है जिससे एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद एक सेल प्रेजेंट थी यहाँ पे आपके ब्लास्टोसील की और एक प्रेजेंट थी आर्केंटेरॉन की। तो आर्केंटेरॉन ने तो ब्लास्टोसील को कवर कर लिया, अब जो 3 लेयर्ड था वो 2 लेयर्ड यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लो कि ड्यू टू द इन्वेजिनेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ आर्केंटेरॉन, ड्यू टू
एनलार्जमेंट ऑफ आर्केंटेरॉन, जब आर्केंटेरॉन इनलार्ज होगा तो जो ओरिजिनल ब्लास्टोसील है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, द ओरिजिनल ब्लास्टोसील बिकम डिस्ट्रॉयड और बिकम रिमूव्ड, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो ओरिजिनल ब्लास्टोसील जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर वो गायब हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि अब इसके बाद क्या हुआ, नाउ द गैस्ट्रुला बिकम डबल वॉल्ड, मतलब डबल वॉल्ड। अब जो गैस्ट्रुला है वो डबल वॉल्ड हो गया या 2 लेयर्ड का हो गया। ठीक है, 2 वहाँ पे सराउंडिंग वॉल्स प्रेजेंट है गैस्ट्रुला में। तो अब इसके आगे अपन देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे आर्केंटेरॉन का जो सिंथेसिस हो रहा है या आर्केंटेरॉन का जो एरिया बढ़ रहा है, उस कारण से जो ओरिजिनल ब्लास्टोसील था उसमें क्या हुआ, वो गायब हो गया या वो डिस्ट्रॉय हो गया। और अब जो आपका जो गैस्ट्रुलेशन का जो पूरा पीरियड है या जो गैस्ट्रुला है वो डबल लेयर्ड यहाँ पे हो चुका है। उसके आगे अपन देखते हैं अब जो एम्ब्रायो है, जो नेक्स्ट एम्ब्रायो बचा है, जो एम्ब्रायो डेवलप होने के बाद यहाँ तक डेवलपमेंट जो प्रोसेस पहुँचा है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस से या एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस से इलोंगेट होगा और इलोंगेट होने के बाद ये फॉर्मेशन करेगा, मतलब या इलोंगेट होगा और ये न्यूरल स्टेज पे या फिर नेरुला फॉर्मेशन स्टेज पे पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि ये जो इन्वेजिनेशन हुआ, आर्केंटेरॉन का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद देखें कि एम्ब्रायो जो है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे इलोंगेट होगा और न्यूरुला स्टेज में ट्रांसफॉर्म होगा। एम्ब्रायो इलोंगेट्स इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस मतलब एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जो एक्सिस है, अगले पोर्शन से पिछले पोर्शन तक के एक्सिस में ये इलोंगेट होगा। ब्रांकियोस्टोमा का जैसे आपको स्ट्रक्चर याद होगा, तो ये इलोंगेट होगा। एम्ब्रायो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे इलोंगेट होता रहेगा और ये जो इलोंगेशन होगा ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा इसको नेरुला स्टेज में and transforms into न्यूरुला स्टेज। ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूरुला स्टेज। यहाँ पे न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब न्यूरुला स्टेज में आ गए। अब ये न्यूरुला स्टेज का मतलब यहाँ से बेसिकली ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है, मतलब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन या फिर जो लेयर्स हैं, जर्म लेयर है, वो फॉर्म कर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो न्यूरुलर स्टेज तक अपन पहुँच गए यहाँ पे। उसके आगे अपन देखते हैं ये जो न्यूरुला स्टेज है कैरेक्टराइज किया जाता है न्यूरल ट्यूब के प्रेजेंस और एब्सेंस पे। न्यूरल जो ट्यूब है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि इस समय जब न्यूरुला स्टेज पहुंच गए हम लोग, तो इनर मोस्ट लेयर जो है जो आर्केंटेरॉन का, वो 2 लेटरल पाउचेस बनाता है या 2 पाउचेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब कि जो आर्केंटेरॉन के सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। यहाँ पे न्यूरुला स्टेज पहुँचे। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, एक्टोडर्म मेसोडर्म इसका फॉर्मेशन करना है या फिर मेसोडर्म इंडोडर्म। एक लेयर, उसमें जो एक लेयर है, हाँ एक सेल की लेयर है, उस सेल के दोनों साइड पे, उस सेल के दोनों साइड पे एक पाउच का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे इनर मोस्ट या सबसे अंदर की जो लेयर है आपके न्यूरोला स्टेज या फिर गैस्ट्रोला स्टेज की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, आर्केंटेरॉन की लाइनिंग है, वो दो पाउचेस तैयार करेंगी, दो लेटरल पाउचेस। लेटरल पाउचेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साइड में बन रहे हैं, ठीक है। तो दो लेटरल पाउचेस तैयार करेंगी हर साइड पे, मतलब डॉर्सल, दोनों डॉर्सल साइड्स पे तैयार होंगी। मतलब इसको मैं आगे समझाता हूँ। द इनर मोस्ट लेयर मतलब लाइनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो लाइनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, लाइनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, ये जो है इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, लाइनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करेगी दो लेटरल पाउचेस, दो लेटरल पाउच प्रोड्यूस करेगी, मतलब एक तरह से फूला हुआ पोर्शन, फोल्डिंग्स प्रेजेंट करेगी। जो आउट फोल्डिंग होगी उसको ये बनाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। एक फूला हुआ पोर्शन बनाना स्टार्ट करेंगी जो कि दोनों डॉर्सल साइड पे होगा, टू लेटरल पाउचेस, ठीक है। आर्केंटेरॉन प्रोड्यूसेस टू लेटरल पाउचेस। अब ये जो टू लेटरल पाउचेस है ये क्या करते हैं, दीज पाउचेस आर, ये जो पाउचेस है ये फ्यूचर में मेसोडर्म और मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेगी। ये जो पाउचेस हैं ये आगे जाके मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और द सोर्स ऑफ फ्यूचर मेसोडर्म, ये जो पाउचेस हैं वो सोर्स है फ्यूचर मेसोडर्म का। जो आगे अब मेसोडर्म का डेवलपमेंट होगा, जो मिडिल लेयर का डेवलपमेंट होगा, वो जो है वो इन्हीं पाउचेस से इसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मेसोडर्म का डेवलपमेंट हो गया और अंदर का जो एरिया बच रहा है आर्केंटेरॉन का, वो क्या बन जाएगा, जो आर्केंटेरॉन का एरिया है वो होगा एक तरह से सिलोम, एंटेरोसिलोम। अब यहाँ का जो सिलोम है वो एंटेरोसिलस होगा या एंटेरोसिलोम होगा, ठीक है। सिलोम ऑफ ब्रांकियोस्टोमा इज एंटेरोसिलस। सिलोम ऑफ ब्रांकियोस्टोमा इज एंटेरोसिलस, मतलब कि जो सिलोम है वो बेसिकली एम्ब्रॉयनिंग गट या फिर इंडोडर्म का आउट पॉकेटिंग से बनता है। मतलब इंडोडर्मल लेयर जो होगा, सबसे इनर लेयर जो होगा, उसका आउट पॉकेटिंग होगा, मतलब उससे एक कैविटी का निर्माण होगा या आउट पॉकेटिंग होगा, उससे जो कैविटी बनेगी वो होगी आपकी सिलोम। और उस टाइप के सिलोम को अपन एंटेरोसिलस सिलोम बोलते हैं, जो कि एंडोडर्म के आउट पॉकेटिंग से बनती है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। अब जो नोटोकॉर्ड है आपके ब्रैंकियोस्टोमा का, वो कहाँ से बनता है, जो नोटोकॉर्ड है ब्रैंकियोस्टोमा का, वो बेसिकली डॉर्सल वॉल, जो आर्केंटेरॉन का डॉर्सल वॉल है, वहाँ से नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द नोटोकॉर्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम the dorsal wall of आर्केंटेरॉन, डॉर्सल वॉल ऑफ आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन को डॉर्सल वॉल से ये जो नोटोकॉर्ड है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। आगे अपन चलें तो यहाँ पे देखो कि जो एक्टोडर्म है,
ओवरलाइंग लेयर ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो की जो ओवरलाइंग आउटर लेयर होगी वो क्या होगी? इज द एम्ब्रॉयनिक एक्टोडर्म, बाहरी लेयर। एम्ब्रायो की ओवरलाइंग लेयर, आउटर लेयर जो होगी वो क्या होगी? एक्टोडर्म होगी। मतलब आउटर मोस्ट सेल्स से जो लेयर बनी होगी वो क्या होगी? एक्टोडर्म होगी। उसके आगे अपन देखते हैं, और ये जो एक्टोडर्म है एक्टोडर्म किस में डेवलप होगा? एक्टोडर्म डेवलप्स इनटू स्किन और न्यूरल ट्यूब, टू स्किन एंड न्यूरल ट्यूब। ये जो एक्टोडर्मल लेयर है वो किस में डेवलप हो रहा है? आपके ब्रैंकियोस्टोमा के स्किन और न्यूरल ट्यूब में। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि अब जो आर्केंटेरॉन की वॉल है वो एंडोडर्म में भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, अब अपन ने देखा था सबसे पहले कि मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। सबसे पहले क्या देखा था कि जो पाउचेस बनी थी उससे मेसोडर्म का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे आउटर लेयर जो है वो एक्टोडर्मल फॉर्म में मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो एंडोडर्मल भी है या एंडोडर्म भी है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं आउट पाउचिंग से तो हमें पता चल गया कि मेसोडर्म बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं जो है इसका लार्वा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन आए तो वो है इसका लार्वा। ठीक है, लार्वा की बात करें अपन ब्रैंकियोस्टोमा के केस में, तो लार्वा जो है वो जब 2 गिल स्लिट्स यहाँ पे डेवलप होते हैं तो वो लार्वा जो है एक्टिव हो जाता है। तो लार्वा बिकम्स एक्टिव व्हेन इट अटेन्स 2 गिल स्लिट्स, became active when attains 2 gill slits। 2 गिल स्लिट्स आने के बाद ये जो लार्वा है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि इसके पास सीलिया प्रेजेंट होता है एपिडर्मल लाइनिंग पे, जिसके कारण ये मूव कर पाता है। प्रेजेंस ऑफ सीलिया, यहाँ पे सीलिया का प्रेजेंस होता है जिस कारण से ये मूव करता है। उसके बाद माउथ जो है माउथ डेवलप्स इनटू राउंड एपर्चर। बोलने का मतलब जो एक राउंड टाइप का माउथ जो है प्रेजेंट रहता है लार्वल स्टेज में। उसके आगे अपन देखते हैं एंडोस्टाइल का भी डेवलपमेंट यहाँ पे धीरे धीरे होता रहता है। ओके, एंडोस्टाइल डेवलप्स ग्रेजुअली। एंडोस्टाइल का भी डेवलपमेंट यहाँ पे धीरे धीरे होता रहता है। उसके आगे अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट कि जो लार्वा है वो काफ़ी लंबे समय तक अनचेंज्ड भी रह सकता है। अनचेंज्ड भी रह सकता है मतलब विदाउट एनी डेवलपमेंट अनचेंज्ड भी लार्वा जो है वो सर्वाइव यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, 8 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जब अगर आ जाएंगे लार्वा में तब तक ये लार्वा जो है अनचेंज्ड रहेगा। 2 गिल स्लिट्स में ये एक्टिव हो जाएगा और 8 पेयर जब आ जाएंगे गिल स्लिट्स तब तक ये जो लार्वा है वो लार्वल स्टेज में ही रहेगा। ठीक है, उसके आगे मतलब अनचेंज्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। उसके आगे अपन देखें तो जो लार्वा है वो सिंक करता है इनसाइड, क्योंकि ये पानी में रहता है। ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो सलाइन या वाटर में रहता है। हाँ, तो मैराइन वाटर में जब ये रहता है तो ये उस समय लार्वा सिंक डाउन मतलब अंदर पानी में घुस जाएगा टू द बॉटम एंड बिकम मेटामॉर्फ्ड। मेटामॉर्फ्ड मतलब मेटामॉर्फोसिस करना मतलब लार्वा से एडल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होना। ठीक है,
मेटामॉर्फ्ड इनटू एन एडल्ट। दो गिल स्लिट्स रहेंगे तो ये एक्टिव होगा, 8 गिल स्लिट्स आने तक ये अनचेंज्ड रहेगा, 8 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आने तक ये अनचेंज रहेगा, लार्वल स्टेज में रहेगा। माउथ जो है वो राउंड अपर्चर की तरह फॉर्म करता है, इंडोस्टाइल भी डेवलप होता रहता है धीरे धीरे। उसके बाद डेवलपमेंट के लिए 8 पेयर ऑफ जब गिल स्लिट्स आ गए तो डेवलपमेंट के लिए पानी के अंदर सिंक करेगा और वहाँ पे जाके मेटामॉर्फोसिस करेगा या फिर डेवलप होगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा और डेवलप होगा एडल्ट में, ठीक है। और कुछ जो है कुछ स्पीशीज़ हैं ब्रांकियोस्टोमा जो कि लार्वल स्टेज बहुत लंबे समय तक कैरी करते हैं, मतलब जो नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम है लार्वा से एडल्ट को में कन्वर्ट होने का, उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक इनका लार्वल स्टेज चलता है और इन लार्वल स्टेज में ही गोनैड्स पाए जाते हैं। मतलब कई ऐसे स्पीशीज़ हैं ब्रांकियोस्टोमा के केस में जिनमें जो लार्वल स्टेज है वो बहुत लंबा चलता है और लार्वल स्टेज में ही गोनैड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिक डेवलपमेंट इन ब्रांकियोस्टोमा गैस्ट्रुलेशन और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। इसके जितने भी हमने टॉपिक्स थे सब डिस्कस कर लिए, सारे इसके सिस्टम्स डिस्कस कर लिए। तो ये आपको एक बार रिवाइज़ करना है अच्छे से, पूरा चैप्टर एक बार आप रिवाइज़ करो, जितने भी वीडियोस थे उनको आप एक बार दोबारा देखो और उसके बाद उनके एक अच्छे नोट्स बना के उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। तो आई होप कि ये फिर वीडियो या फिर ये जो पूरा टॉपिक है ब्रांकियोस्टोमा का वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इनके जो बेसिक सिस्टम्स थे उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना होगा और उसमें से भी आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, तो वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे चैप्टर से आपको 1 वर्ड क्वेश्चन या फिर 1 सेंटेंस के क्वेश्चन बहुत कम ही आएंगे या फिर नहीं आएंगे। इन चैप्टर से क्वेश्चंस जो आते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो और आज का जो चैप्टर ब्रांकियोस्टोमा था वो आज ओवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।